टॉपिक रहेगा, वो कंप्लीट कर रहे हैं पहले। इसमें हमने कल पढ़ लिया हाइपर कंजुगेशन में कि कहाँ कहाँ होता है। रेजोनेंस की तरह कुछ कंजुगेशन सिस्टम्स हैं जहाँ ये होता है। पहला CH सिग्मा पाई, सेकंड CH सिग्मा पॉजिटिव, थर्ड CH सिग्मा रेडिकल। 3 जगह होता है ना। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं? 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो कंजुगेटेड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हैं। और स्टेबिलिटी तीनों की, कार्बोकेटाइन की, रेडिकल की या अल्कीन की, तीनों की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सीधा ही ले लेते हैं हम, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। तो बस अल्फा हाइड्रोजन में काउंट करना आना चाहिए, है ना। वो हमने सीख लिया था कल। एक इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन अलग से पढ़ा था, स्टेबिलिटी से लिंक था। हाइड्रोजनेशन उल्टा है, जितना अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोजनेशन कम होएगी। तो एक स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का उल्टा था। यहां तक चेक कर लो बेटा, कोई भी डाउट है किसी को? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं। अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। फिर बस छोटा सा टॉपिक हमारा पेंडिंग है, 15-20 मिनट का है। कर लें आगे स्टार्ट? यस सर। ठीक, आगे देखो। नेक्स्ट है, जैसे हमने प्लस R और माइनस R पढ़े हैं, उन्हें हम प्लस M भी कह के हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। वैसे ही प्लस H और माइनस H इफेक्ट हो जाते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर कभी मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो हाइपर कंजुगेशन होएगी। हाइपर कंजुगेशन से ये वाला बॉन्ड यहाँ चल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर बेंजीन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है तो जैसे हम प्लस R कहते थे, प्लस R होते थे लोन पेयर वाले जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते थे, वैसे ये हैं। अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो जैसे प्लस R होता था वैसे ही इसे EDG ग्रुप माना जाता है। EDG में कौन सा ग्रुप कह दिया इसे? प्लस H। तो बेंजीन के ऊपर मिथाइल प्लस H ग्रुप होगा। किसी को याद है प्लस R से कहाँ कहाँ ऑपरेट होता था रेजोनेंस बेंजीन पे, ऑर्थो मेटा पैरा में से? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा। तो ये भी सेम है, प्लस H भी ऑर्थो और पैरा पे होगा, क्योंकि एक बार नेगेटिव ऑर्थो पे आता है, एक बार नेगेटिव यहाँ जाएगा घूम के, एक बार नेगेटिव यहाँ जाएगा। तो सेम वे में प्लस H ओनली ऑपरेट ऑन ऑर्थो एंड पैरा। तो ये डोनेटिंग है, प्लस R की तरह इसे प्लस H कहते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कम होगा रेजोनेंस से। रेयर रेयर कभी इसके ऊपर CH3 ग्रुप आ जाए, X होता है हेलोजन, कोई F आ जाए, Cl आ जाए, तब रेयर ये आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा आपको यही वाला मिलेगा, ये रेयर देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, कहीं ये MS चौहान वगैरह बुक में आपको मिल सकता है। इस केस में बेटा अगर CH3 नेगेटिव है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे टूटेगा भी, X नेगेटिव बनेगा, F नेगेटिव Cl नेगेटिव ऐसे बनेंगे। अगर ये X नेगेटिव बनेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड फिर इधर आ जाएगा, जिससे रेजोनेंस हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर बता सकते हो कौन सा चार्ज आया?
ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज लगाऊं मैं, इसने खींचे हैं इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा इस पोजीशन पे, नेगेटिव या पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ जाएगा, तो जैसे प्लस आर और माइनस आर ग्रुप थे वैसे प्लस एच और माइनस एच ग्रुप हो जाते हैं। लेकिन फिर से मैं लिख देता हूँ कि माइनस एच रेयर मिलेगा आपको, है ना, ज्यादा जो मिलेगा 99% क्वेश्चन आपको इसी के मिलेंगे प्लस एच। तो बस एक प्लस एच और माइनस एच याद कर लो, जैसे प्लस आर और माइनस आर होते हैं। ये ईडीजी है, मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा है, ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होता है। CX3 CF3 CCl3 ये माइनस एच है, माइनस आर की तरह, ये खींचने वाले हैं, और खींचने वाले हैं तो बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आते हैं, पॉजिटिव लेके आते हैं। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो ये टॉपिक है। जैसे देखना, अगर ये कार्बोकेटाइन है, बेंजीन के ऊपर अगर मैं ईडीजी ग्रुप लगा दूं कोई, ईडीजी, तो वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा, ईडीजी डोनेटिंग। कार्बोकेटाइन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कोई उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे स्टेबल करता है या अनस्टेबल करता है, क्या कहते हो, स्टेबल। स्टेबल। हाँ, तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लगा दूंगा तो वो भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि वो आज हमने पढ़ा है कि प्लस एच है, प्लस आर तो नहीं है लेकिन प्लस एच है। तो ये देखो CH3, इसे आप ऐसे काउंट करोगे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये प्लस एच है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है अकेले बेंजाइल से तो ज्यादा होएगी, रीजन इस पे कौन सा ग्रुप है, प्लस एच। लेकिन अगर मैं इस पे खींचने वाला CX3 लगा दूं तो कम हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है, ध्यान से देखना, कौन सा ज्यादा बढ़ाता है स्टेबिलिटी। अल्काइल ग्रुप लगाए हैं मैंने अलग अलग, एक पे मिथाइल लगाया है, एक पे इथाइल लगाया है, एक पे आइसोप्रोपाइल है, एक पे टर्शी ब्यूटाइल है। जरा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताओ मुझे, सिर्फ अल्फा, बीटा नहीं करने, ठीक है। कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस कार्बन को अल्फा मानना है क्योंकि बेंजीन के बिल्कुल साथ जुड़ा होता है वो अल्फा होता है। अल्फा एच काउंट करके बताओ, पहले में कितने, सर पहले 3 तीन। सर पहले में 3 है। 2 2 1 1 0। 0। तो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल पहला होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, बेंजीन के ऊपर जब ये आते हैं अल्काइल ग्रुप तो उनका पॉजिटिव एच देखना है। पॉजिटिव आई देखोगे तो उल्टा लगेगा, देखो आई इफेक्ट हमने पढ़ा था, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी का होता है, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शी का होता है। अगर पॉजिटिव आई देखोगे तो इसका ज्यादा है, पॉजिटिव आई मैक्सिमम है, लेकिन डोनेटिंग ये वाला है मैक्सिमम। ये उल्टा कैसे हो गया, पॉजिटिव आई तो सबसे ज्यादा 4th नंबर पे है, लेकिन डोनेटिंग हम सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले को कह रहे हैं। कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, रिवर्स कैसे हो गया, क्योंकि डोमिनेटिंग कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग है। तो हाइप हमने कल भी किया था कि रेजोनेंस सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे हाइपर कंजुगेशन है, तीसरे नंबर पे अगर कोई आता तो इंडक्टिव है। तो यहाँ हम इंडक्टिव नहीं देखेंगे,
यहाँ हम प्लस एच देखेंगे, ठीक है। कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है भी ईडीजी इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप that is primary, secondary and tertiary gets reversed when alkyl is attached with benzene। तो हम कहेंगे हाँ सही है बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव आई तो कहता है फोर्थ नंबर में ज्यादा डोनेटिंग है, होना तो चाहिए फोर्थ नंबर वाला ज्यादा डोनेटिंग, 3 डिग्री ज्यादा डोनेटिंग मानते हैं हम क्योंकि पॉजिटिव आई लेते हैं। लेकिन यहाँ डोनेटिंग कौन ज्यादा है, मिथाइल, रीजन हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट ओवर इंडक्टिव, है ना। तो कई बार ये स्टेटमेंट समझ लो, ये इसकी जो डिस्कवरी थी बेकरनाथ ने वो यहीं से की थी। बेकरनाथ ने इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने यहीं से डिस्कवर किया। उन्हें डाउट हो रहा था भी ये उल्टा क्यों आ रहा है, होना तो चाहिए पॉजिटिव आई फोर्थ में सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी फोर्थ की सबसे ज्यादा हो जाए, लेकिन स्टेबिलिटी फोर्थ की उल्टा हो रही थी, सबसे कम हो रही थी। तो तब हाइपर कंजुगेशन हमें मिला नहीं था, तब हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता था या रेजोनेंस के बारे में पता था। तब उन्होंने सोचा कि फिर कोई ना कोई और इफेक्ट होगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होएगी, और वो इफेक्ट कौन सा है, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के बेस पे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है, रेजोनेंस सबसे ज्यादा, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या होता है इंडक्टिव। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? पॉजिटिव आई का उल्टा है हाइपर कंजुगेशन इस पर्टिकुलर केस में, इसलिए स्टेटमेंट कहीं लिखा हो सर्टेन रीजन वगैरह क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में, तो ये आप सही कहोगे कि बेंजीन के ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जब लगते हैं तो प्राइमरी ज्यादा ईडीजी बन जाता है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव से। लेकिन अगर बेंजीन नहीं है फिर तो रेजोनेंस नहीं आएगा ना, फिर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, इस वजह से ऐसे बोला जाता है। क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक तो ये Yes, sir. टॉपिक रह गया था हमारा, देख लो दोबारा से थोड़ा सा रिलेट कर लिया हमने, जैसे प्लस आर था वैसे प्लस एच है, अल्काइल ग्रुप लगा हो प्लस एच होता है, हाँ सी एक्स थ्री लगा हो तो माइनस एच होता है। माइनस एच रेयर मिलेगा आपको ज्यादा, प्लस एच पे फोकस करो। प्लस एच जैसे रेजोनेंस था वैसे ऑर्थो पैरा पे ऑपरेट होता है, बेंजीन के केसेस में ज्यादा आएगा। और प्लस एच का एक सबसे बड़ा जो यहाँ मेन क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, वो ये है कि पॉजिटिव आई तो फोर्थ में ज्यादा था लेकिन स्टेबल फर्स्ट ज्यादा है। रीजन हाइपर कंजुगेशन 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें है। ठीक है, कर लोगे? और लास्ट एक टॉपिक आपका बचा है, एक और टॉपिक दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ कंबशन का कंपैरिजन ऑर्गेनिक में। अब थर्मोडायनेमिक्स में तो फिर से हमने इंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ रखी है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन होती थी जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलाते हैं तो हमेशा हीट रिलीज होती है, उस हीट को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन ज्यादा रिलीज होएगी या कम रिलीज होएगी तो इसका कंपैरिजन कैसे होता है? दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर सबसे पहले तो देखने हैं बेटा नंबर ऑफ कार्बन्स, जितने ज्यादा कार्बन्स मान के चलो उतना कोयला ज्यादा है हमारे पास, कोयला ज्यादा है तो ज्यादा बर्न होगा, ज्यादा बर्न होगा तो ज्यादा हीट देगा, ज्यादा एनर्जी देगा, इट मींस कंबशन कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। मीथेन में 1 कार्बन है, ईथेन में 2 हैं, प्रोपेन में 3 हैं, ब्यूटेन में 4 हैं। जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा क्या होएगी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन होएगी। मीथेन से ज्यादा ईथेन, ईथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, ज्यादा कोयला है, ज्यादा बर्न होगा तो 1 मोल से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो पहला रीजन तो लेना बेटा अपनी नंबर ऑफ कार्बन्स,
जैसे इन दोनों में से काउंट करके बताना किसमें ज्यादा है कार्बन्स। सेकंड। तो सेकंड की ज्यादा। सेकंड। इन दोनों में से किसमें कार्बन ज्यादा है? सेकंड। तो सेकंड की ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है। इन दोनों में से किसमें कार्बन ज्यादा है? सेकंड। सेकंड। तो बस ऐसे। लेकिन अगर कभी कार्बन सेम आ जाए, एक और फैक्टर है, इफ कार्बन्स आर सेम, तो फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपकी स्टेबिलिटी से चेक होएगी। जैसे कल किया था कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन चलेगी नहीं, तो फिर हीट कहाँ से निकलेगी? मान लो ये स्टेबल हो जाए रिएक्टेंट, ये वाला, अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो ये आग ही नहीं पकड़ेगा। आग नहीं पकड़ेगा मीन्स हीट कहाँ से निकलेगी? तो जितना ज्यादा स्टेबल है उतनी हीट कम निकलने के चांस हैं, क्योंकि रिएक्शन नहीं चलेगी। लेकिन ये तब है जब कार्बन सेम है। अब स्टेबिलिटी के क्वेश्चन जैसे हमने कल किए हैं वो इसलिए यहाँ पढ़ा दिया, आपके बुकलेट में देखना। हाइपर कंजुगेशन के बेस पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करोगे। जो कम स्टेबल है उसकी ज्यादा होगी कंबशन। तो आपसे पूछा जाए ए और बी में से स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, फिर पूछा जाएगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या ऑर्डर है। तो क्योंकि यहाँ कार्बन दोनों में 4 4 हैं, देख लो काउंट कर लो, इसमें भी कार्बन 4 हैं। अगर कार्बन दोनों में 4 हैं तो फिर स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर लेना पड़ेगा हमें। जो ज्यादा स्टेबल है उसकी कंबशन कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे, कम कह देंगे। तो बताओ ए या बी में से हाइपर कंजुगेशन के बेस पे किसमें ज्यादा अल्फा एच है? सर बी में। सर बी में। फिर बी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें ये वाले हैं अल्फा एच 2, इसमें ये भी हैं और ये भी हैं, 3 और 3 6। तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा स्टेबल, लेकिन कंबशन उल्टा हो जाएगा। तो पहला कार्बन देखने हैं बेटा। अगर कार्बन एक जैसे हो तो याद रखो फिर स्टेबिलिटी देखनी है, और वो स्टेबिलिटी में आपको हाइपर कंजुगेशन की जरूरत पड़ सकती है। या फिर कई बार ऐसे लिख देता है, क्वेश्चन नहीं लिख देता हूँ मैं। थर्ड फैक्टर चलो, इंथैल्पी ऑफ कंबशन पर CS2। पर CS2 का मतलब भी पर कार्बन हो गया, इसमें भी स्टेबिलिटी देखनी है आपने। अगर अभी क्वेश्चन में उसने लिख ही दिया अभी पर कार्बन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जितनी हीट निकलेगी उसे पर कार्बन कन्वर्ट करना है, तो मैथमेटिकली जितने कार्बन है उनसे आप डिवाइड करोगे। अगर मान लो ये वाला है और ये वाला है, हमें पता है इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 हैं, हीट तो ज्यादा निकलेगी 4 वाले में। लेकिन अगर पर CS2 पूछा जाए तो पर कार्बन का मतलब जितनी हीट निकली उसे कितने से डिवाइड कर दिया, 3 से, ये पर CS2 हो गई। इसमें भी जितनी हीट निकली, पर CS2 का मतलब जितनी टोटल हीट निकली उसे कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। 4 से। इट मीन नंबर ऑफ कार्बन सेम ही हो गए ना। ये भी नंबर ऑफ कार्बन सेम वाला ही फैक्टर आ गया कि नंबर ऑफ कार्बन तो हमने डिवाइड करके 1 कर लिया। पर CS2 का मतलब 1 कार्बन, अगर 1 कार्बन कर लिया तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए। नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए तो फिर स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब इनमें से स्टेबिलिटी मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, एंगल स्ट्रेन। साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन ज्यादा रहता था साइक्लोब्यूटेन से, क्योंकि इसमें एंगल होता है 60 का, चाहिए होता है 109 का। तो एंगल स्ट्रेन आपको याद हो कुछ ऐसे निकालते थे, D/2।
ये याद आ रहा है? चैप्टर था यस सर। आइसोमर्स। यस सर। एंगल्स चेन के बेस पे इसमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा अनस्टेबल है। जिसका ज्यादा अनस्टेबल होगा उसकी कंबशन पर CS2 ज्यादा होगी। तो खासकर जेई के लिए या नीट के लिए ध्यान रखें, कहीं पर CS2 ना लिख दे। अगर पर CS2 लिख दिया तो आपको फिर नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखने, फिर स्टेबिलिटी देखनी है। तो हमें पता है एंगल्स चेन इसमें ज्यादा है। ज्यादा एंगल्स चेन का मतलब साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल देन दिस। स्टेबिलिटी आ गई। कम स्टेबल वाला हमें पता जल्दी जलेगा, जल्दी आग पकड़ लेगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इट मीन 3 फैक्टर हो गए। पहला नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर कार्बन सेम है या लिख दिया पर कार्बन तो फिर स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने से ज्यादा होगा, लेकिन अगर कार्बन सेम है जब पर CS2 लिख दिया तो फिर स्टेबिलिटी कम होने से ज्यादा होगा। ऐसे 2 फैक्टर बना लो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर है बेटा? भी तो ये 2 टॉपिक हमारे कल बचे थे। एक तो +H और -H क्या होते हैं, जैसे +R और -R है वैसे होते हैं। मिथाइल का +H होता है। दूसरा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने से ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा होने से कम। हो जाएगा बेटा? यस सर। लास्ट पे 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद करने हैं आपने। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कभी सेम आ जाए, जैसे CS3 CD3, D और T भी करेंगे भी हाइपर कंजुगेशन, एक ही बात है, वो आइसोटोप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों में हाइपर कंजुगेशन अगर देखें तो 3-3 H हैं। इसमें भी 3 अल्फा हैं, इसमें भी 3 अल्फा हैं, इसमें भी 3 अल्फा हैं। तो ये भी हाइपर कंजुगेशन ही दिखाएंगे, क्योंकि HD और T एक ही एटम है, कोई फर्क नहीं है ना, सिर्फ आइसोटोप्स हैं इसलिए। तो तीनों में 3-3 अल्फा हाइपर कंजुगेशन है, 3-3 स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन तीनों की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं दे रहा वो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये दे रहा है। तो इसे हम ऐसे समझेंगे भी तीनों में है तो नंबर ऑफ अल्फा तो एक जैसे ही है, 3-3 है। अगर 3-3 अल्फा H है तो फिर ऐसे क्यों आ गया? एक जैसी स्टेबिलिटी ही होनी चाहिए थी। तो इसका एक रीजन, CH में थोड़ी हाइपर कंजुगेशन जल्दी हो जाती है, क्योंकि CH का बॉन्ड वीक है। वीक है तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ जल्दी आ जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी हाइपर कंजुगेशन होगी। बॉन्ड एनर्जी CH की थोड़ी कम है, CD थोड़ा सा मजबूत है बॉन्ड। चाहे ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, 400 410 420 ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है। अब तीनों ने एक ही काम करना है, तीनों ने बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड बनाना है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा डबल बॉन्ड कौन बनाता है? CH। क्या रीजन बताया मैंने? CH जल्दी क्यों बना लेगा? सर बॉन्ड एनर्जी कम है। हाँ, बॉन्ड लेस एनर्जी बॉन्ड कम है तो एनर्जी। जल्दी टूट जाएगा ना, जल्दी टूट जाएगा तो फिर जल्दी हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तो एक ये याद रखना भी, कभी रेयर जेई या नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी आपको लगे ये तो हमें पढ़ाया नहीं क्लास में, ये तो एक जैसी हाइपर कंजुगेशन है, तीनों में 3-3 अल्फा हैं, तो फिर एक रीजन ये भी रहता है बेटा, CH CD और CT में से ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन किसका है? CH का। तो इसमें मोर इफेक्टिव लिखेंगे वर्ड, मोर इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन CS3 में। तो एक तो ये याद रखो, ठीक है? रेयर कभी सब कुछ सेम आ जाए, CS3 CD3 और CT3 में से ज्यादा इफेक्टिव किसका है?
CH का है, ये याद रखना। दूसरा एक और आ जाता है, सेम केस आ जाएगा, इनमें अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके देखो, सेम लगेंगे आपको, और कोई सिस ट्रांस भी नहीं है। चेक करो दोनों में कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं, ए में कितने, बी में कितने। सर 6 है। 6 है ना, 6 है, तो कोई सिस ट्रांस भी नहीं लग रहा। तो फिर इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है, कैसे बताना है? बी ज्यादा स्टेबल दिया हुआ है। रीजन समझते हैं। अगर इसका बेटा यहां से मैं एक एच तोड़ता हूं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल आगे चल जाएगा, तो एक कार्बोनाइन बनता है, स्ट्रक्चर जो बनता है रेजोनेटिंग, वो ऐसे बनेगा, CS2 H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH। चेक करो, 1 2 3 4, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? लेकिन इसका अगर एक एच तोड़ते हैं हाइपर कंजुगेशन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CS2, यहाँ H पॉजिटिव, यहाँ डबल, ये वाला आगे चल जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये आगे चल जाता है। अब यहाँ इसका स्टेबिलिटी का राज छुपा हुआ है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कह लो, दो जो बनाए हैं, इनमें से अगर तुम कंपेयर कर सको भी कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है, उसी से कभी पहला बन जाता है, कभी दूसरा बन जाता है। अब इन दोनों का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कैसे करते हैं? यहाँ पे कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन को डोनेट करने वाला, कार्बोनाइंस को 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा इसके पास, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पढ़े हैं, तो इन्हें डोनेट करने वाला स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट करता है? EDG स्टेबिलिटी क्या करता है? इंक्रीज। और विथड्रॉइंग ज्यादा करता है, क्योंकि 8 तो पहले से ही है, तो कार्बोनाइन उल्टे थे, कार्बोकटाइन रेडिकल एक जैसे हैं। कार्बोनाइन हम पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे देख लेना एक बार इफेक्ट वाले टॉपिक में, कि कार्बोनाइन को पास 8 तो पहले ही होते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं तो उन्हें अगर कोई और देगा तो फिर उन्हें स्टेबल नहीं करेगा, उल्टा कम स्टेबल करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी बेटा कम हो रही है। अगर ऐसा है तो आपके सामने दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन पे जरा फोकस करो, आपको अपने आप ही आंसर मिलेगा। ये वाला 1 और ये वाला 2, इन पे फोकस करके देखो, आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा, 1 और 2। ये वाला मिथाइल जो एक्स्ट्रा लग गया इधर से डोनेटिंग है, लेकिन इस पे एक्स्ट्रा मिथाइल नहीं लगा। तो ये जो पॉजिटिव आई आ रहा है, डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है, इस पे डोनेटिंग नहीं आ रहा, इस पे एक ही तरफ से है सारा। तो 1 और 2 जो मैंने नंबर लिखे हैं ब्लैक से, इनमें से चेक करो, 1 में मैं कह रहा हूँ EDG ज्यादा आ रहे हैं, 2 में कम आ रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल कहोगे, 1 या 2? 1। सर 1। उल्टा है सर स्टेबिलिटी, 2। 2। EDG ज्यादा होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम, तो फिर 2 ज्यादा स्टेबल है। अगर 2 ज्यादा स्टेबल है तो फिर इसका मॉलिक्यूल B भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आंसर नोट कर लो, B इज मोर स्टेबल देन A। अगर नंबर ऑफ अल्फा सेम है, सिस और ट्रांस भी नहीं है, फिर भी स्टेबिलिटी पूछता है, तो फिर आपको उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जो कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है उसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, जो कार्बोनाइन कम स्टेबल है उसे कम स्टेबल माना जाता है। सेकंड में कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट वाले में एक एक्स्ट्रा EDG लग गया,
ईडीजी लगने से स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये दो जेई के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है दोनों। जब नंबर ऑफ अल्फा एच भी सेम है, सिस ट्रांस भी नहीं है, तब भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है। तो एक में बॉन्ड एनर्जी वाला लॉजिक लगाया उसने, सी एच सी डी और सी टी में से, सी एच सी डी और सी टी में से सी एच में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उसका बॉन्ड जल्दी टूटता है, वीक होता है, तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन देखा गया। दूसरा, नंबर ऑफ अल्फा एच सेम है, सिस ट्रांस भी नहीं है, तो जो उनके स्ट्रक्चर बनते हैं हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, उनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन की जाती है कार्बोनाइन बना के। कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होने से स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, कार्बोनाइन कम स्टेबल होने से स्टेबिलिटी क्या आती है, कम। तो एक ये लॉजिक है। हो जाएगा बेटा ये? अब देख लो आज के 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक प्लस एच एंड माइनस एच, जैसे प्लस आर और माइनस आर थे वैसे प्लस एच एंड माइनस एच। सेकेंड टॉपिक इंथैल्पी ऑफ कंबशन, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा कंबशन, लेकिन अगर कार्बन सेम आ जाए तो जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी कंबशन क्या होगी, ज्यादा। 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 2 टॉपिक और 2 ये क्वेश्चन है जेई के। सब कुछ सेम था फिर भी दे रहा है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो उसके लिए एक तो हमने ये किया, अभी सी एच का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है सी डी से, सी डी का ज्यादा इफेक्टिव होता है सी टी से। और दूसरा, कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, उसमें कार्बोएनाइंस बनाने हैं और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल। तो ये 2 क्वेश्चन बना के याद कर लो, ऐसे करना है। कर लोगे बेटा? यस सर। तो इतना टॉपिक हमने करना था हाइपर कंजुगेशन का, वापिस से पढ़ लो बुकलेट में से, ठीक है। असाइनमेंट देख लो, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे असाइनमेंट के उनके ये आंसर है। प्लस एम माइनस एम वाले क्वेश्चन थे कुछ एक, ये मैं आपको चेक कर लो, डीपीपी पीडीएफ भेज दूंगा। पहला क्वेश्चन था प्लस एम किसका ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट होता है उसका प्लस एम भी ज्यादा होता है, और ज्यादा डोनेट करने में NH2 ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमने पढ़ा था आर लगने से कुछ बॉन्ड एंगल वाला रीजन था जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई जिसकी वजह से ज्यादा अच्छा डोनर है, मोर इफेक्टिव डोनर। ऐसे इनमें से बी पार्ट में से क्या हमने कहीं लिखे थे भी प्लस आर में जितना अनाइन ज्यादा डोनेटिंग होते हैं न्यूट्रल कम होते हैं। पहले तो ये बताओ किया या नहीं किया डीपीपी, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसे। नहीं किया तो फिर हाइपर कंजुगेशन इसको दोनों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही पढ़ो। एक काम करना बेटा, बुकलेट में से टॉप दो जीओसी सॉल्व करो, बस एक टॉपिक एरोमेटिक वाला कंपाउंड है, एरोमेटिक वाला एक पेज होगा, वो पेज हमने अभी पढ़ना है, वो छोड़ के बाकी सारा टॉपिक उसमें से रीड कर लो बुकलेट में से। कोई भी चीज आपको लगती है कोई लाइन रहेगी उसमें लिखी हुई एक्सप्लेन नहीं की तो अंडरलाइन कर लो। जब भी सेकंड को हमारी क्लास होगी 2 जैन को, तब हम पहले जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर लेंगे, फिर वो एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक एक रह जाएगा, जीओसी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन का लेक्चर है एरोमेटिसिटी का, मीन 2 लेक्चर इसके रह गए, ठीक है। यस सर। तो एक शीट में आज भेजूंगा आपको हाइपर कंजुगेशन की, वो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की है।
एक वो और एक डीपीपी पहले, ये 2 डीपीपी आपको करनी है। और होमवर्क आपको दे दिया था जिससे, तो वो डीपीपीस करनी है, आइसोमर वाली वो डीपीपीस कर ले। नहीं तो होमवर्क सिर्फ इतना है कि बुकलेट रीड करो जीओसी की, टॉपिक पढ़ो, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक एरोमेटिसिटी वाला रह गया हमारा, वो जब क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होएगी लगेगी तब हम करेंगे। ठीक है, डाउट बाद में ले लें फिर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये मैं पीडीएफ भेज देता हूँ आपको। Yes. कुछ और पूछना बेटा किसी ने? सेकंड को क्लास होएगी रेगुलर टाइम पे।